हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट एंथैल्पी। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे आपसे वेरियस लॉज एंड ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एंथैल्पी से रिलेटेड जितना भी पार्ट है। सबसे पहले तो यू हैव टू नो अबाउट द एंथैल्पी, देन उसकी कैलकुलेशंस, कहाँ कहाँ हमको इन चीज़ों को यूज़ करना है। इसके अंदर हम बात करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी, हीट ऑफ कंबशन की भी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन, क्योंकि एंथैल्पी के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल या फिर आप कह सकते हैं लैटिस एनर्जी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस सेशन, दैट इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी एंड इट्स कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ये सीखो कि भाई एंथैल्पी तुम कहते किसको हो। अब तक ये सुनने में आ रहा है और सुनते आ रहे हो कि एंथैल्पी को डेल्टा एस से डिनोट करते हो, मतलब इन द शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये कहीं ना कहीं चेंज है किसके अंदर, हीट, हम इसी को कहते हैं एंथैल्पी। तो बेसिक तो हमें पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली एंथैल्पी इज। तो हम डिफिनेशन फॉर्म में अगर इसको देखना चाहें, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। क्या कहा गया, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको आप कहते हैं क्या, एंथैल्पी। और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। क्लियर। देन आफ्टर, या फिर मैं ये भी कह सकती हूं हीट लॉस्ट, या फिर आप गेन करें। सो द हीट लॉस्ट और गेन बाय द सिस्टम बट स्टिल एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर टर्म में आपको इस चीज को लेके चलना है। उसको आप कहेंगे एंथैल्पी चेंज, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। तो हमें दोनों तरीके से समझ में आ गया। अगर पूछ लिया जाए कि एच के फॉर्म में भी और डेल्टा एच के फॉर्म में भी, डेल्टा एच हम कब लिख रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज की। और एंथैल्पी चेंज आप कब पढ़ेंगे, जब हीट या तो लॉस्ट होगी सिस्टम के द्वारा या फिर गेन होगी। तो बात दोनों क्लियर है हमें। अब देखिए इस चीज को आप यहां देखिए, एक पिक्चराइज वे में मैंने यहां पर आपको शो किया है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूं सिस्टम को, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, हीट ले रहा है आउटर सप्लाई से, तो मैं कह सकती हूं इन द टर्म्स ऑफ दिस कि भाई सिस्टम की एनर्जी में इंक्रीज होगा या नहीं होगा। और जब मैं एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रही हूं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप यहां पर बार बार इसको एंथैल्पी बोल रहे हैं, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दैट द एंथैल्पी इंक्रीजेज इन दिस सिस्टम when you are providing from the external source. Clear? तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, when heat energy in then enthalpy increases। और इसी का वाइस वर्सा या फिर रिवर्स केस आप क्या कह सकते हैं, जब हीट एनर्जी आउट हो रही है सिस्टम से, दैट मीन्स कि रिमूवल हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। जब हीट लॉस होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर है दोनों टर्म्स कि कब गेन होगी, कब लॉस होगी, और गेन होगा तो आप उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं और लॉस होगा तो कैसे डिनोट कर रहे हैं। आगे बात समझ में। चलिए अब दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन है जिसकी वैल्यू, whose value for a particular system cannot be measured, cannot be। तो इस बात को याद रखना है, कैसी वैल्यू है, इट्स एन स्टेट फंक्शन। अगर एंथैल्पी मेजर करनी है तो आप किन टर्म्स में करेंगे, क्या मैं ये कहूंगी कि हाँ एक फाइनल स्टेट की टर्म को डिनोट किया जाएगा विद द टर्म ऑफ द इनिशियल आल्सो। तो आपने कहा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इनिशियल में क्या थी और फाइनल स्टेज तक जब आप पहुंचे तब क्या थी। मैंने आपसे पूछा इन टर्म्स, वेरी शॉर्ट में मैं आपसे पूछती हूँ, मैं यहां पर अभी खड़ी हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका सिस्टम, मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी इस स्टेट में मेरी जो एनर्जी है, और फिर 1 घंटे बाद आप मेरे एक एनर्जी लेवल देखेंगे जब हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा। तो वो दोनों स्टेट्स को मैं फाइनल और इनिशियल टर्म डिनोट कर सकती हूँ। इनिशियल कौन सा, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने जस्ट शुरुआत की ये वाला फेज, और एक जब मैं सेशन एंड करूँगी वो वाला फेज। उन टर्म्स में मैं अपना अगर टोटल हीट लॉस देखना चाहूँ या फिर एंथैल्पी चेंज मेरे टर्म्स में देखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी, फाइनल माइनस इनिशियल। यही मैंने उस चीज को रिलेट किया है। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अब अगर इसी को हम केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें, एक बार तो आपने समझा बेसिक फॉर्मुलेशन से, अब मैं पूछती हूं आपसे केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे, तो क्या हम केमिकल रिएक्शन में हमेशा यही कहते हैं कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं आप। क्या कहा मैंने, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट।
अब जब कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजेस, और जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर दैट यू आर प्रोवाइडेड टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये बात भी सही है। अब ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इन एंड ऑन, आप यहां कहेंगे भाई एनर्जी तो डिक्रीज होगी, और ये जो एनर्जी डिक्रीज हुई इससे हमें पूरा कॉज मिलता है किसका? एक्सपांशन का। बात समझ में आई? तो मैं यहां पर इन शॉर्ट ये कह सकती हूं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजेस, ठीक है। मोल्स इंक्रीज होंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेशर जो जनरेट हो रहा है दिस इज एन एक्सटर्नल प्रेशर, सो समहाउ वी कैन से प्रेशर इंक्रीजेस। बट जब रिएक्टेंट से प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है सारी एनर्जी के दौरान आप देख रहे हैं कि एनर्जी का यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। अब इस केस में अगर इसी को मैं, क्योंकि बात चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की, तो मैंने यहाँ एक्सपेंशन का कॉज किसके केस में कहा है? वही हमारा पिस्टन, जिसमें आपने एक्सपेंशन का केस भी पढ़ा है और कंप्रेशन का केस भी पढ़ा है, और मैंने सारे प्रोसेसेस आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो इस चीज को समझ लोगे। अब ये केमिकल रिएक्शन पे जब मैंने आपसे पूछा तो क्या कहेंगे आप इसमें? वही दो स्टेट्स, इनिशियल और फाइनल। अब यहाँ आपका फाइनल स्टेट कौन सा होगा और इनिशियल कौन सा होगा, ये आप कैसे पहचानेंगे? तो हमने अभी आपको बताया कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेट कौन सा होगा? रिएक्टेंट वाला। फाइनल कौन सा होगा? प्रोडक्ट वाला। और हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू H फाइनल माइनस इनिशियल। तो रख दीजिए इसमें। So the overall reaction for enthalpy change is what? Delta H reaction is equals to H products minus H reactants. Clear? ये लीजिए। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा H रिएक्शन मैंने लिखा है ये क्या है? या तो आप कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम ओवरऑल क्या चेंज देख रहे हैं? सिस्टम की हीट में क्या चेंज हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं एंथैल्पी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हम होल ओवर इसको एक अच्छे फॉर्म में समझ लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या है। एंथैल्पी जब मैंने बेसिकली आपको शुरू में भी पढ़ाई थी तो आपको याद होगी, प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हो। क्या कहते हैं हम? सिंपल सा, एनर्जी इज इक्वल्स टू, यही कहते थे आप, U प्लस PV वर्क। अब इसी को अगर मैंने आपसे कह दिया भाई एंथैल्पी, तो भी आप यही कहोगे, कहोगे या नहीं? बिल्कुल कहोगे। तो अब हमको ये जो U प्लस PV वर्क है वो कहाँ अप्लाई करना है? केमिकल रिएक्शन के ऊपर। आ जाओ। सो एज वी नो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी passes internally and it is the sum of potential and kinetic energy। ये लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? एंथैल्पी चेंज देखना है केमिकल रिएक्शन में, और वो क्या कह रही है कि एनर्जी कह लो या फिर आप इसको H कह लीजिए। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, चलो अब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज होता है, ये आपको पता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? या तो वर्क या फिर हीट। सिंपल सी बात मैं कहती हूँ आपको, मम्मी अगर कह देती हैं कि बेटा एक काम कर, नीचे ये बहुत सारा स्टफ़ पड़ा है, लाइक दिवाली की सफाई चल रही है और हमसे कहा जाता है घर में काम करने को, और वहाँ हम क्या करते हैं? हम बहाने ढूंढते हैं। दोस्त के घर निकल गए, मम्मी आज ही स्टडीज़ करनी है, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ क्या लग रहा है? हमारी इंटरनल एनर्जी लगेगी। अब वो इंटरनल एनर्जी जो लगेगी वो किस फॉर्म में होगी? या तो वर्क के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में। यही मैं बता रही हूँ, तुमने कोई सामान उठाया, नीचे से लेकर ऊपर वाले स्टोर रूम तक पहुँचाया, वर्क किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क तुमने वहाँ किया। वो जो वर्क किया उस दौरान तुम्हारी एनर्जी गेन तो नहीं हुई, लॉस ही हुआ है। और वो जो एनर्जी लॉस है वो किसके फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ, कोई भी चेंज जो होता है इंटरनल एनर्जी, वो क्या करता है? प्रोड्यूस वर्क और हीट को। अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। पढ़ लिया है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अब तुमने रिवाइज किया है या नहीं किया है ये तुम जानो। अब यहाँ तुम्हें अगर रिलेट कर पा रहे हो मेरे साथ जैसे जैसे मैं टर्म्स बोलूँगी तो तुमने पढ़ रखा है, और नहीं किया है तो फिर बोलूँगी इस सेशन को यहीं पॉज करो, बैक सेशन पे जाओ, पहले फर्स्ट लॉ पढ़ के आओ, फिर वापस यहाँ आओ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कहते हैं? हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस W।
यानी कि फर्स्ट लॉ बार बार यही कहता है कि भाई टोटल एनर्जी जो होगी या फिर जो भी एनर्जी का चेंज होगा वो टोटली किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ हीट और वर्क पर। यही था हमारा फर्स्ट लॉ बाबा, ठीक है। जहां पर आपने कहा Q हीट है जो सिस्टम को सप्लाई की जा रही है और W क्या है, वर्क जो डन हो रहा है सिस्टम पर। किसी सिस्टम पर हीट और वर्क दोनों पैरेलली काम कैसे करेंगे, हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को और जब हीट सप्लाई करने के बाद जो वर्क डन हो रहा है वही है हमारा यहाँ पर क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। बात समझ में आ गई। अब हमारे लिए वो जो सप्लाई की जाने वाली हीट है वो क्या होती है, मम्मी कहती हैं ये काम कर दो फटाफट से, शाम को पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो हमारे लिए वो एक्सटर्नल हीट हमारा दिमाग का पिज़्ज़ा है और जो हम वर्क डन कर रहे हैं कि हमने वो सामान उठाया और पहुंचा दिया, टोटल हमने क्या चेक किया, एनर्जी। ठीक है, आ जाओ। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे हैं, हमें एंथैल्पी का चेंज कहाँ देखना है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। मैंने आपसे कहा ये जो केमिकल एनर्जी रिएक्शंस हैं इनके अंदर क्या होता है, हीट का चेंज होता है या फिर कह लो एनर्जी का चेंज होता है। किसके साथ, सराउंडिंग्स के साथ। अब वहां पर दो ही केस होंगे। अब वो दो केस कौन से हैं, या तो एक्सोथर्मिक, होपफुली याद आ जाने चाहिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इतनी बार पढ़ चुके हैं हम, या फिर एंडोथर्मिक। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें क्या होता है, हीट के अंदर या फिर एनर्जी के अंदर चेंजेस होते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो दो टाइप के हैं विद द सराउंडिंग्स, एक है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। तो फिर से एक बार बता रही हूं, अच्छे से लिख लो, याद कर लो। जब कभी भी बात की जाए इन द केस ऑफ कि हीट इवॉल्व हो रही है, व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड, तो याद रखना है कैसा केस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज पे प्रेशर कर रही हूं, केमिकल रिएक्शंस, सो यू हैव टू यूज द टर्म इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा, यहां इवॉल्व हो रही है, जस्ट वाइस वर्सा, व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब्ड। ये लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब दिक्कत नहीं होगी, इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड। E टू E लो रिलेट करने के लिए E टू E। अब कहेंगे यहां भी E है, एंडो में भी E आता है, तो यहां याद करना है E टू A, Na, एना। इसकी ट्रिक है एना। अब्सॉर्ब्ड, इसकी ट्रिक है E, इवॉल्व्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू मेजर दिस एनर्जी चेंजेस केमिस्ट यूजुअली यूज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। अब यहाँ केमिस्ट ने इस टर्म को किस नाम से चेंज कर दिया, एंथैल्पी के नाम से। चीज़ें वही हैं, सारे फिनोमेना वही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, सिर्फ क्या हुआ है, जैसे जैसे साइंस ने जितनी ज़्यादा तरक्की की है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने लेवल पे नए नए टर्म्स दिए हैं। यहाँ केमिकली हम बात करें तो केमिस्ट ने इसको नेम दे दिया एंथैल्पी। सो द एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड एज H इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी प्लस जो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया, ये कह सकती हूँ मैं। ठीक है, आओ। अब यहाँ आपको पता है सिंस E क्योंकि एनर्जी है, P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, सारे स्टेट फंक्शन एंथैल्पी हैं, तो आप जानते हैं कि इट्स एन स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। Suppose a system at constant pressure undergoes a chemical change, then enthalpy change क्या होगा। इन्होंने आपसे क्या पूछा, कोई सिस्टम है कांस्टेंट प्रेशर पे वो बात कर रहे हैं, तो वहां पर डेल्टा H में क्या चेंज होगा। तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको बताना है, तो आप सिंपली सा इससे पहले इसको देखो, इस स्टेटमेंट पे तब पहुंचोगे, पहले हम दोबारा से एक बार एंथैल्पी रिलेट कर लेते हैं। यही कहा था मैंने, U प्लस PV वर्क, अभी यही टर्म पढ़ा। ठीक है, अब इस U प्लस PV वर्क को क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये जो मेरा PV वर्क है इसको Q प्लस W कह सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल कह सकती हूँ। और ये W ही मेरा क्या है, माइनस P डेल्टा V, डेल्टा नहीं लगाया, P डेल V।
इस फॉर्म को इसमें प्लेस कर दूं मैं सिर्फ, तो मैंने क्या कहा, डेल्टा यू के टर्म्स में निकालूंगी। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको जस्ट इस जगह पर रखना है तुमको, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। मैंने इस वैल्यू को रख दिया डब्ल्यू की जगह पर। ये मैं बात कर रही हूँ डेल्टा यू के टर्म्स में, वही एंथैल्पी चल रही है इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। तो क्या कह सकते हो, डेल्टा यू, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ, ये मैं इधर ले गई, प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका क्यू। या फिर मैं इसको डब्ल्यू के टर्म्स में भी तो ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे चेंज किस में देखना है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो क्या मैं इसको चेंज कर दूँ, ये लो मेरा डब्ल्यू और ये लो मेरा डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे, तो क्यू को किन टर्म्स में लिख सकते हो तुम, यहाँ से क्यू को अगर डायरेक्ट लिखना है तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम का चेंज है, इसी को आपको यहाँ लिखना है U2 माइनस U1 प्लस V2 माइनस V1। अब दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में लिखा तो एनर्जी के टर्म्स में है E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 इक्वल्स टू, ये कॉमन ले लिया मैंने और ये आ गया। यही एनर्जी यहाँ पर मैंने किसके फॉर्म में ली है, यू के फॉर्म में। बात वही है, एनर्जी लो या फिर इंटरनल एनर्जी लो। तो ये लो, होल ओवर रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। क्या है मेरा रिलेशन, होल ओवर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो गया, फिर से वही डब्ल्यू। तो इस तरीके से आप चेंज कर लोगे। यहाँ पर आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, क्यू आपका क्या है, क्यू पी यहाँ पर क्या है, हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो द एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बार बार यही मैं कह रही हूँ, आपसे डेफिनेशन फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने सिर्फ इस वैल्यू को रखा, पी डेल डब्ल्यू लिख दिया, चाहे वी लिख लो वी के टर्म्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, चलो। जनरली ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो हम बार बार कह रहे हैं कि भैया कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चले आ जाओ। अब अभी मैंने एक्सोथर्मिक बताया, एंडोथर्मिक बताया। एक्सो ई इवॉल्व्ड, एंडो अब्जॉर्ब ई। तो आपने कहा डेल्टा एच। अब एक्सो और एंडो को देखना है तो एंथैल्पी के टर्म्स में कैसे कहोगे, जब डेल्टा एच लेसर देन है 0 से तो एक्सो और ग्रेटर देन है 0 से तो एंडो कर दोगे। द एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब ये एनर्जी का चेंज आता कब है, केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है, बार बार वो यही कह रहा है। अब वो केमिकल चेंज कब आएगा, जब या तो बॉन्ड टूटेंगे या फिर नए बॉन्ड्स वहाँ पर बनेंगे। So, in a chemical reaction where bond breaking requires an input of energy, so क्या मैं ये कह सकती हूँ therefore an endothermic process। फिर से लिख लो शॉर्ट में, ब्रेकिंग तोड़ना, भाई तोड़ दो, एंडो, और मेकिंग एक्सो। इसको याद कैसे रखोगे, एंडो और एक्सो तो तुम्हें पता है। एक्सो को मान लिया एक बार के लिए बाहर वाले, एंडो मतलब घर वाले, अपने लोग। और ये जो अपने लोग ही हैं, ये सबसे ज़्यादा कीड़े करते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं इन अपनों की वजह से। तो अपनों ने तो तोड़ा है, बाहर वालों ने जोड़ा है। तो याद कर लोगे, एंडो, ब्रेकिंग, एक्सो, मेकिंग। अब दिक्कत नहीं आएगी इतने बड़े पैराग्राफ को देख के, ठीक है। इफ डेल्टा एच रिएक्शन इज नेगेटिव, क्या कहा है मैंने, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है ये वाला सेशन, लेकिन हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते जाओ। डेल्टा एच रिएक्शन अगर नेगेटिव है तो एंथैल्पी जो होगी प्रोडक्ट की वो लेस देन होगी रिएक्टेंट से। समझ गए बात, डेल्टा एच नेगेटिव, प्रोडक्ट लेस देन रिएक्टेंट, और जस्ट अपोजिट कर सकते हो पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट। पूछे जाते हैं ये, आ जाओ।
अब हमें गैसियस रिएक्शंस की एंथैल्पी देखनी है। पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ के आ गए, अब हम पढ़ेंगे गैसियस रिएक्शंस। तो माना कि n मोल्स हैं किसी रिएक्टेंट के और n2 मोल्स बना रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, अब जो रिएक्शन अकर होगी किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, और वॉल्यूम का चेंज जो होगा भाई कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, और मैंने बताया था इनिशियल टू फाइनल भी हम बात करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। तो वो हमने कह दिया कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। तो आप देखिए हमने बात की अभी कि आइडियल गैस पे आप देख रहे हैं, गैसियस में देख रहे हैं तो आइडियल गैस अप्लाई करेंगे। तो आइडियल गैस का फॉर्मूला तो पता है, PV इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आया है, फाइनल टू इनिशियल, V2 माइनस V1 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स भी हमने देखे तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 RT, होल ओवर रिलेशन आ गया, P डेल V इज इक्वल्स टू डेल्टा N RT। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई वॉल्यूम चेंज देखा, और वॉल्यूम चेंज देखा तो आपने कहा V1 से V2 हो रहा है, लेकिन हम जब रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको कैसे लिखोगे, V2 माइनस V1, यही लिख दोगे। और ऐसे ही आपने किसके रिस्पेक्ट में बात की, नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में, कि N1 से N2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप चेंज देखेंगे तो N2 माइनस N1 कर दोगे, ठीक है। अब इसमें भी हमें फिर से वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। तो लिख दूँ फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, nRT। ये लो प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सो द हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज गवर्न बाय 2 जनरल लॉज। कौन कौन से हैं, आओ। पहला लॉ है लॉ ऑफ लेविसेर एंड लेप्लास, लॉ ऑफ लेविसेर एंड लेप्लास, और दूसरा आप पढ़ेंगे हीट लॉ, हेस लॉ। चलो तो सबसे पहले लेविसेर को पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में एज मच नहीं है, बट एक बार को पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा नॉलेज गेन एक्स्ट्रा ही करोगे। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ आपको बताता है हीट चेंज एसोसिएटेड विद अ केमिकल प्रोसेस। क्या कहा है, हीट चेंज एसोसिएटेड विद अ केमिकल प्रोसेस इन वन डायरेक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सुनिए, वन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसा कहा है, इक्वल, यही बोला है उन्होंने। बट साइन जो होगा वो कैसा होगा, ऑपोजिट। ये किसका लॉ था, लॉ ऑफ लेविसेर एंड लेप्लास, एसोसिएटेड विद द सेम लॉज टेकिंग प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने CO2 के फॉर्मेशन की बात करूँ तो आपने कहा कार्बन सॉलिड स्टेट में है, O2 गैसियस फॉर्म में है। दोनों को आपने माइंड किया, रिएक्शन देखी, केमिकल रिएक्शन में हमारा CO2 गैस फॉर्म में बन गया। अब इसी में CO2 को जब आपने क्या किया है, बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग की बात चल रही थी, तो पहले हमने एसोसिएट करके गैस बनाई, तो आपने कहा नेगेटिव साइन, और जब हमने डिसोसिएट किया तो आपने देखा पॉजिटिव साइन, सी। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन्होंने यही कहा है, ये लॉ बताता है हीट चेंज एसोसिएटेड विद अ केमिकल प्रोसेस इन वन डायरेक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट हेस लॉ। ये तो बहुत काम का लॉ है बाबा। हेस लॉ सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या कहता है, मुझे एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे, मैं जैसे यहाँ खड़ी हूँ, चलो मैं ही हूँ ये, मान लिया, ठीक है, और यहाँ मेरे 2 फ्रेंड्स आए हैं मुझसे मिलने, अब वीकेंड है, आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेंड ये है और एक फ्रेंड और है, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, चलो मान लिया, और वो मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स वॉकलेट्स लेके आई है, तो उसके हाथ में ये बैग है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों से मिलने जाना है, बाल भी बना देते हैं, लो यार क्या बात कर देते हो, इसकी चोटी बना दें, इसके थोड़े कलरफुल बाल है ना, इसने थोड़ा सा पिंक शेड करा रखा है अपने बालों में, तो ये एक मेरी पिंक वाली दोस्त है, और ये एक मेरी, इसके ब्लैक हेयर्स है, ये एक मेरी ब्लैक हेयर्स वाली दोस्त, ये जनरली चोटी में रहती है। ये लो, इसको थोड़ा शौक है सजने का, तो ये सज के आ गई मैडम, ये ऐसे ही हैं। और अब मैं तो क्या ही कहूँ, मेरे तो थोड़े से ब्राउन हेयर्स भी हैं, ब्लैक भी हैं, तो मैं तो थोड़ा ऐसे ही चले जाती हूँ।
अब दोस्त आई हैं तो थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि मैं तैयार हो लेती हूँ, तो ये लो जी मैं तैयार हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, तैयार होने की बात नहीं है, बात है ये कि अब मुझे मिलने जाना था इन दोनों से, है ना। अब इन दोनों से मुझे मिलने जाना है और ये दोनों, अब मैं हूँ जैसे एक जगह पर, मान लिया कि मैं हूँ जयपुर में राजा पार्क में हूँ। अब मुझे इनसे मिलने जाना है, दोनों नवाबों से, मालवीय नगर, ठीक है। अब मालवीय नगर जाने के लिए या तो मैं एक सीधा रास्ता पकड़ूं, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन, जो सीधा रूट है, अपने राजा पार्क से निकले, यूनिवर्सिटी वाला रोड पकड़ा और सीधे अपन पहुंच गए। एक मेरा दिमाग घूमता है कि भाई बारिश आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, या फिर मुझे रास्ते में कोई और भी काम है, मुझे वो सारा काम करते हुए जाना है। तो मैं थोड़ा सा घूम घुमा के ऐसे मेरा डायरेक्शन चेंज करते कराते फिर मैं मालवीय नगर पहुंची। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2 पाथ देखने को मिल रहे हैं। पाथ 1 जो था वो ज़्यादा इजी था, मैं फट से पहुँच गई 15 मिनट में। और पाथ 2 जो था, इसने क्या लगा दिया मेरे को, अराउंड 30 मिनट्स लगा दिए, या ज़्यादा ही मान लो 30-40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ मैं 15 मिनट में पहुँच गई थी। और मेरी ये जो दोनों दोस्त हैं, इनको तो काम क्या, शॉपिंग कर रही है मस्त चुले, एक आइसक्रीम खा रही है मैडम। तो अब इनसे मिलने के लिए मुझे पहुंचना है। तो अब मेरी बात सुनो, हैसलो जनाब आपको 2 वे में बात करेंगे, और वो 2 वे क्या हैं कि वो कहेंगे जो अमाउंट ऑफ हीट अवॉल्व होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी। और इवॉल्व और अब्जॉर्ब जो है वो दोनों ही कांस्टेंट हीट समेशन के फॉर्म में रहेंगे। तो इनका कहना क्या है, दिस लेट्स स्टेट दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ हीट अवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड इज द सेम whether the chemical reaction occur through a single step or multi step। इन्होंने बोला जो हीट रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, एक स्टेप में हो या 50 स्टेप में हो, सिमिलर होगा। इन्होंने कहा केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा। तो मेरा मतलब भी यही था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने चाहे 15 मिनट लगा के गई, तो अभी मैं इनसे ही मिली। मैं यहाँ आधा घंटा 45 मिनट 40 मिनट लगा के गई और 1 घंटे बाद गई। मैं एक बड़े डायरेक्शन से गई, तो अभी मैं इन लोगों से ही मिली या नहीं मिली। तो इन द एंड मेरे को बस यही समझाना था कि इनसे मेरा मिलना इस पाथ से जाना या घूम घाम के जाना, हीट इवॉल्व हुई, मैंने टाइम ज़्यादा बिगाड़ा, पेट्रोल ज़्यादा बिगाड़ा, या कुछ भी टाइम ख़राब किया, इन द एंड में इनसे मिली, दैट इज़ सेम, ठीक है। तो हैसलो जनाब यही कहते हैं दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम वेदर द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल और मल्टी स्टेप्स। कर लोगे तो कर ही लोगे। देखो कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं ये बोर्ड पे ज़्यादा सुंदर है, खैर कोई बात नहीं, कलरफुल हेयर्स वाली। चलो कर लोगे, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रही हूँ, अब एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसका सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप, एक एग्जाम्पल तो आपने अभी मैम और मैम की फ्रेंड्स देख ली, कोई बात नहीं। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। मैंने आपसे बोला कि हम लोग चलो एक एग्जाम्पल लेके अब हमें फॉर्मेशंस चेक करनी है कि ये एग्जैक्टली हैपन कैसे होगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CO2 का। अब इसको हमें चेक करना है 1 स्टेप एंड सेवरल स्टेप प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखती हूँ तो मैंने लिया कार्बन इज अ सॉलिड प्लस O2 एज अ गैस, और हमें यहाँ मिलता है क्या, CO2 गैस। यहाँ आपको एंथैल्पी कितनी दी हुई है इसकी, -30 93.4 किलो कैलोरी। क्या दी हुई है, -93.4 किलो कैलोरी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको चेक करें तो आपने कहा यहाँ अगेन वही सेम प्रोसेस है, कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2, तो यहाँ मुझे मिला CO2। आप देख रहे हैं पहले स्टेप में ये पूरी रिएक्शन हो रही है डायरेक्ट, और यहाँ अगर इसको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा, फिर आप और ऐड करेंगे तब जाके आपका CO2 बनेगा। तो यहाँ आपने कहा ये लीजिए C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, मोनोऑक्साइड बन गया। अब आपने कहा यहाँ जो एंथैल्पी आपको गिवन है, लेट अस सपोज मैंने ले लिया डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू -26.4 किलो कैलोरीज। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी रिएक्शन कैसी है, इनकम्प्लीट है, अनबैलेंस स्टेट में है, तो हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैंने लिया ये जो मेरा प्रोडक्ट बना ये, और इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, हाफ ऑफ O2, तो मेरे को मिल गया भाई CO2। और यहाँ जो एंथैल्पी है मींस डेल्टा H जो है वो क्या है, -67.0 किलो कैलोरीज। तो अब आपको होल ओवर चेक क्या करना है, हम वही चीज करेंगे, हमें फॉर्मेशन देखना है, तो हम एडिशन कर देंगे किनका, डेल्टा
H का। तो आपने कहा एडिशन ऑफ डेल्टा H1 प्लस H2 गिव्स व्हाट, डेल्टा H। तो ये अब हम चेक कर लें कि जो हमारा फर्स्ट डायरेक्ट प्रोसेस से रिजल्ट आ रहा था क्या वो सेवरल स्टेप प्रोसेस से भी सेम आ रहा है। बिल्कुल यही आपको यहाँ चेक करना है। तो मैंने इन दोनों का एडिशन करा दिया क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब आप ये भी चेक कर लीजिए टर्म्स आपको कैसे गिवन है। तो मैंने फॉर्मूले में रख दिया है होल ओवर दिस फॉर -26.4 प्लस 67.0 क्योंकि ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। मैंने यहां से इसको कैलकुलेट किया तो ये देखो तुम्हारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, सेम वही जो आपका डायरेक्ट स्टेप से भी था और मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू भी था, दैट इज -93.4 किलो कैलोरीज। सो हमें यहां से पता चला जो कि इक्वल है किसके, डेल्टा H के। तो क्या वो एग्जाम्पल अब यहां पर क्लियर होता है जो मैंने कहा था x गिव्स व्हाट, y प्लस z। तो यही उसके एग्जाम्पल को रिजेंबल करता है एग्जैक्टली। बात समझ में आ गई? कर लेंगे चेक। क्या बताया है, मल्टी स्टेप प्रोसेस और सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपने दोनों को क्रॉस चेक करके देख लिया दैट द रिजल्टेंट इज सेम फॉर बोथ द कंडीशंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आओ, अब पढ़ना है हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कह रही हूं मैं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के हीट का कंटेंट का जो डिफरेंस होता है उसी को आप क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। व्हेन मोलर क्वांटिटी रिएक्ट इंडिकेटेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलो एक बार चेक करते हैं। एक रिएक्शन ले लूँ मैंने लिया H2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ HCl। अब इन्होंने यही कहा कि जो डिफरेंस होगा हीट कंटेंट का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में वही उसकी क्या कहलाएगी, ओवरऑल हीट ऑफ द रिएक्शन। सो इसके रिस्पेक्ट में आपको पता है दैट इज 43.6 किलो कैलोरी। ये लीजिए, फॉर दिस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl इज 43। 2 मोल्स के लिए कितनी है, 43। अब क्या है नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबशन। हमें 1 to 1 ये सारी चीज़ें देखनी है। हीट ऑफ कंबशन को सबसे पहले तो डिनोट किससे करोगे, डेल्टा H कंबशन। पूरा लिख दो या शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कहा जाता है, हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, हीट चेंज फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम मोल। दैट इज इंपॉर्टेंट। कंप्लीट चेंज कितने में देखना है, 1 ग्राम मोल के रिस्पेक्ट में at a given temperature and pressure conditions। तो देखो कंबशन रिएक्शंस हमेशा याद रखनी है एक्सोथर्मिक होंगी, कंफ्यूज ही नहीं होना है। अगर एक्सोथर्मिक बोल दे, कंबशन रिएक्शंस बोल दे, आंख बंद करके टिक लगा के आना है एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। चलो एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये लीजिए, डिसोसिएट हुआ 2CO2 प्लस 3H2। यहाँ पर इसका हीट ऑफ कंबशन कितना है, -325 किलो कैलोरी। ये आपसे वहाँ कोई कैलोरीज में पूछता नहीं है कि इंडिविजुअली सेपरेट करके निकाल के दिखाओ। आपको न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट में इन वैल्यूज़ का यूज़ होता है जब वहाँ रिएक्शन में पूछा जाता है और वहाँ ये गिवन होती है। हमको सिर्फ टर्म पढ़नी है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, हमको इनको फर्दर चेक नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिनोट कर दोगे, H न्यूट्रलाइजेशन बेस में। सो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। क्या कहा है, रिलीज्ड, जबकि यहाँ क्या थी, हीट चेंज। ठीक है, और यहाँ देखना है रिलीज्ड, अब्जॉर्ब नहीं है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो चलो रिएक्शन देखते हैं फटाफट से। क्या कहा मैंने रिएक्शन ले ली HCl प्लस NaOH। ये रिएक्शन ले ली मैंने, बताना मुझे फटाफट से क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। ये लो, हो गया न्यूट्रलाइजेशन। और मोल्स में अगर एनर्जी भी पूछ ले तो आपको गिवन होगी, ये एग्जाम की ही बात है, दैट इज 37 ये लो। चले अब आओ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ वाटर। कब, H और OH आयन, सेम चीज़ें हैं। चलो अब हीट ऑफ फॉर्मेशन भी देख लें। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड। हीट ऑफ फॉर्मेशन में इवॉल्व हो या अब्जॉर्ब हो, दोनों के रिस्पेक्ट में बात चलेगी। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कहाँ से, वही कंस्टिट्यूएंट। और यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात होगी फॉर्मेशन में। वहाँ अब तक नॉर्मल और स्टैंडर्ड चल रहा था, ठीक।
आ जाओ. यूजुअली द कंडीशंस एट विच द कंपाउंड इज फॉर्म्ड आर टेकन टू बी टेम्परेचर और कितना 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. हीट ऑफ फॉर्मेशन में बिल्कुल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पूछी जाती हैं और अभी मैंने कहा था रेफरेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, in which case the heat of formation can be called standard heat of formation or standard enthalpy of formation. जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में या रेफरेंस कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं और यहाँ पर कितना बताया गया है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और इन द केस ऑफ फ़ारेनहाइट इट इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर इट इज 1 एटमॉस्फेयर. तो आप इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आ जाओ. ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कई बार. मोस्ट स्टेबल फॉर्म और ये डिफिनेशन से अगर पूछेंगे तो दैट इज ऑलवेज 0. सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा फॉर द चेंज ऑफ द फॉलोइंग. तो आप कह सकते हैं, ये लीजिए, कार्बन आपने लिए 6, सॉलिड है ग्रेफाइट फॉर्म, 6H2 + 3O2. हमें तो फॉर्म करना है ना भाई ग्लूकोज. 25 डिग्री सेल्सियस उसने हमें टेम्परेचर दे दिया और हमें ग्लूकोज फॉर्म करना है और एंथैल्पी चेंज यहाँ नोट करना है. तो ठीक है, कार्बन 6H2 एंड थ्राइस ऑफ O2, क्योंकि हमें कितने चाहिए मोल्स, C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्मेशन में, और इसका फॉर्मेशन कितना रहता है, वैल्यू 1273.3 किलो जूल्स. कर लेंगे, ठीक है. आ जाओ. अब हमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ एंथैल्पी चेंजेस देखने हैं. अब वो फेस ट्रांसफ़र वही सॉलिड लिक्विड गैस, तो यानी कि वेपर भी होगा, सब्लिमेशन भी होगा एंड सो ऑन. तो चलो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एक बार चेक कर लेते हैं. कैसे डिनोट करोगे, वही डेल्टा H वेपर. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज. जब वेपराइजेशन बोल रहा है तो हमें पता है वेपराइज होगा 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. क्या क्या बात है इसमें याद रखोगे, पहली चीज़ कांस्टेंट, कौन कौन है, टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है. कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, कितना 1 बार, उसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. किसी भी फॉर्म में पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है. मोलर के रिस्पेक्ट में पूछे, स्टैंडर्ड के फॉर्म में पूछे, आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर कैसा होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, दैट इज 1 बार. कर लेंगे. वेपराइज फॉर्म देख लें. H2O एक लिक्विड होता है, अगर मैं उसको वेपराइज करूँ, गैसेस में चेंज करूँ, तो आपको इसकी एनर्जी वैल्यू पता होनी चाहिए. नहीं पता रखने की ज़रूरत, एग्जाम में गिवन होगी. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे तो ये एनर्जीज याद नहीं रखनी. क्या है, प्लस 40.79 किलो जूल मोल इनवर्स. नेक्स्ट आओ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए. सब्लिमेशन को हम ऐसे डिनोट कर देंगे, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर. सेम चीज़ है. सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सिमिलर है वेपराइजेशन से. चलो एग्जाम्पल. सब्लिमेशन का मतलब ये होता है जब आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हो, दिस इज सब्लिमेशन. ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. सो सॉलिड CO2 और ड्राई आइस सब्लाइम होते हैं 195 केल्विन पे और इनकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा सब्लिमेशन की 25.2 किलो जूल. और नेफ्थलीन के लिए पूछ लिया जाए, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिल्कुल पूछे जाते हैं. तो उसकी वैल्यू कितनी है, 73.0. ठीक, आ जाओ. अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एक पार्ट और है ये लास्ट. इसका मतलब क्या है, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, मतलब मेल्ट होना. मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी. स्टैंडर्ड स्टेट में बोल रहा है, नॉर्मल नहीं बोल रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट में. तो मेल्टिंग होना, उसको क्या कहेंगे आप, फ्यूजन. फ्यूजन देख लो, H2O सॉलिड से लिक्विड में फ्यूज़ हुआ है और फ्यूजन वैल्यू कितनी है, 6 किलो जूल मोल इनवर्स. कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, क्या दिक्कत है. अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ क्यों पढ़ाई, मुझे तो इतना समझा दो. मैंने तुम्हें फ्यूज़न पढ़ाया, सब्लिमेशन पढ़ाया, वेपराइजेशन पढ़ाया, ठीक है. उससे पहले फॉर्मेशन, कंबशन सब बताया. क्यों बताया, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, बॉर्न हेवर साइकिल, वहाँ मैं सिर्फ ये टर्म्स बोलूँगी, सब्लिमेशन, एनाइजेशन, फॉर्मेशन,
वेपोराइजेशन। तुम बताओगे मैम क्या हो रहा है, मैं लूँगी एग्जाम्पल और तुम बताओगे कि यहाँ कौन सी एनर्जी अप्लाई की गई है। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तुमसे बॉर्न हिबर साइकिल के साथ। उससे पहले फिर एक बार कहूँगी इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि टोटली थियोरेटिकल पार्ट था और थियोरेटिकल है डजंट मीन कि इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा की सारा डेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।